यह कहानी सिर्फ एक जहाज की नहीं है, यह कहानी है इंसानी घमंड की, अंधे विश्वास की, तकनीकी अहंकार की और प्रकृति की चेतावनी को नजरअंदाज करने की। 20वीं सदी की शुरुआत में इंसान को लगने लगा था कि अब वह प्रकृति को जीत चुका है। भाप के इंजन, बिजली, लोहे के पुल और ऊंची इमारतें, सब कुछ यही कह रहा था कि अब इंसान अजेय है। और इसी सोच का प्रतीक था आरएमएस टाइटैनिक, एक ऐसा जहाज जिसे देखकर लोग कहते थे यह जहाज नहीं बल्कि चलता फिरता शहर है और यह कभी नहीं डूब सकता। लेकिन 14 अप्रैल 1912 की रात अटलांटिक महासागर ने इस घमंड को चूर चूर कर दिया। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में यूरोप और अमेरिका के बीच समुद्र के रास्ते यात्रियों को ले जाने का एक व्यापारिक युद्ध चल रहा था। और उस समय दो बड़ी कंपनियां थी, पहली कुनार्ड लाइन और दूसरी व्हाइट स्टार लाइन। वहीं कुनार्ड लाइन के जहाजों की बात करें तो काफी तेज यानी स्पीड के साथ चलते थे और रिकॉर्ड तोड़ने वाले जहाजों में से एक हुआ करते थे। ब्लू रिबन जीतने वाले यानी अटलांटिक महासागर को सबसे तेज गति से पार करने वाले जहाज हुआ करते थे और इसमें व्हाइट स्टार लाइन पीछे रह जाती थी। तो व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने सोचा कि अगर हम सबसे तेज नहीं बन सकते तो हम सबसे बड़ा और सबसे आरामदायक शिप बनाएंगे। और यहीं से जन्म होता है ओलंपिक क्लास शिप का। और इस टाइम 3 जहाज बनाए गए, पहला ओलंपिक, दूसरा टाइटैनिक और तीसरा ब्रिटानिक। और इन जहाजों का मकसद रफ्तार बिल्कुल नहीं था बल्कि लग्जरी सुविधाएं, साइज में काफी बड़ा हो, आलीशान हो और सेफ्टी काफी तगड़ा हो। और वहीं टाइटैनिक इन तीनों में सबसे प्रसिद्ध बनने वाला था। और टाइटैनिक जहाज का निर्माण उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट स्थित शिप बिल्डिंग कंपनी हॉलैंड एंड वाल्फ शिपयार्ड के द्वारा किया गया 1909 से 1912 के बीच। और इस विशालकाय जहाज का निर्माण व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के लिए किया गया था, जो मुख्य रूप से अटलांटिक महासागर के पार यात्रियों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसका इस्तेमाल करती थी। वहीं टाइटैनिक सिर्फ बड़ा नहीं था बल्कि वह समय से बहुत आगे था, क्योंकि टाइटैनिक की लंबाई 882 फीट थी और इसकी हाइट जो है 175 फीट थी और इसका वजन 46,328 टन के करीब था। और इसका इंजन स्ट्रीम पावर्ड भी था और इसकी स्पीड 23 नॉट यानी लगभग 42 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड थी। और वहीं टाइटैनिक में बहुत सारी लग्जरियस सुविधाएं भी थी, जैसे बात करें हम स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक एलिवेटर और जिम, ऑर्केस्ट्रा यानी संगीतों की पूरी मंडली थी। यह जहाज नहीं बल्कि एक चलता फिरता महल था टाइटैनिक। और यह बहुत बड़ा भ्रम है कि कंपनी ने ऑफिशियली रूप से टाइटैनिक को अनसिंकेबल कहा था, जबकि सच्चाई यह है कि मीडिया में इसको इस तरीके से दिखाया गया और इस तरीके से बढ़ा चढ़ाकर बताया गया और यात्रियों और कर्मचारियों के बीच सब ने मिलकर यह छवि बना दी थी कि टाइटैनिक अनसिंकेबल है। वहीं टाइटैनिक में 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट लगे थे और इसमें दरवाजे भी अपने आप बंद होने वाले थे। लेकिन इसमें एक बड़ी कमी यह थी, ये कंपार्टमेंट ऊपर से सील नहीं थे। वहीं बात करें हम टाइटैनिक में लाइफ बोट्स की तो लाइफ बोट्स टाइटैनिक में सिर्फ 20 थी और इसकी क्षमता 1178 लोगों की थी, जबकि टाइटैनिक में यात्रियों की टोटल संख्या 2200 प्लस थी। अब बात आती है कि टाइटैनिक में लाइफ बोट्स की संख्या आखिर कम क्यों थी। तो 1912 में ब्रिटिश मैरीटाइम लॉ बहुत पुराना था और लाइफ बोट्स की संख्या जहाज के वजन पर निर्भर थी, न कि यात्रियों की संख्या पर। और व्हाइट स्टार लाइन कंपनी नहीं चाहती थी कि डेक भरे हुए दिखे और अमीर यात्रियों का व्यू खराब, यानी कंपनी डेक को खुला और सुंदर दिखाना चाहती थी। और वहीं कैप्टन, इंजीनियर्स, कंपनी और डिजाइनर्स सबको लगता था कि लाइफ बोट्स की जरूरत ही नहीं पड़े, क्योंकि जहाज तो अनसिंकेबल यानी सुरक्षा से ज्यादा दिखावे को प्राथमिकता दी गई। और टाइटैनिक शिप के डिजाइनर थॉमस एंड्रू एक ईमानदार इंजीनियर थे, जिसने यह कहा भी था कि अगर 5 कंपार्टमेंट टूटे तो जहाज डूब सकता है। दुर्भाग्य से उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया गया। और वहीं टाइटैनिक
3 दुनिया को लेकर चल रहा था, यानी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास में राजा जैसे केबिन थे, फर्स्ट क्लास में जैसे अमीर, उद्योगपति, वीआईपी ये सब लोग फर्स्ट क्लास में थे, और वहीं मिडिल क्लास में शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर ये सब लोग मिडिल क्लास में थे, और वहीं थर्ड क्लास में लेबर, इमिग्रेंट्स ये सब लोग थर्ड क्लास में। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक रवाना हुआ इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से, और इसे अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर जाना था, और इससे लोग काफी खुश थे, म्यूजिक बज रहा था और अखबार वगैरह भी लिखे जा रहे थे, और इतिहास का सबसे सुरक्षित जहाज समुद्र में उतर चुका था, और किसी को नहीं पता था कि यह इसकी पहली और आखिरी यात्रा होने वाली। और वहीं टाइटैनिक को अपने समय की सबसे एडवांस इंजीनियरिंग का उदाहरण भी माना जाता था, और उस दौर में इतने बड़े जहाज पहले कभी नहीं बने थे, और इतने सारे सेफ्टी फीचर्स भी केवल पहली बार ही इस्तेमाल हुए थे। और टाइटैनिक की सबसे बड़ी ताकत थी कि इसमें 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट भी थे, और इसका मकसद था कि अगर जहाज का कोई हिस्सा फट जाए तो पानी उसी हिस्से तक सीमित रहे और जहाज डूबे नहीं। और टाइटैनिक के इसी फीचर्स के कारण इसे अनसिंकेबल कहा जाने लगा। और वहीं टाइटैनिक को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि वह 4 कंपार्टमेंट तक पानी को सह सकता था। और वहीं टाइटैनिक के डिजाइनर थॉमस एंड्रयू ने पहले ही कहा था, अगर इसके 5 कंपार्टमेंट टूटे तो जहाज को कोई नहीं बचा सकता, और दुर्भाग्य से उनकी यह बात कागजों में दब गई। आरएमएस टाइटैनिक को पहली बार 12 अप्रैल 1912 को आइसबर्ग की चेतावनी मिली हुई थी। उसके बाद 14 अप्रैल 1912 को यात्रा के दौरान टाइटैनिक को लगातार आइसबर्ग वार्निंग मैसेजेस मिलने लगे। वार्निंग में दूसरे जहाजों ने बताया कि आगे बर्फ के बड़े टुकड़े हैं, और नून वार्निंग साफ शब्दों में लिखा था, लार्ज आइस फील्ड आई हेड। और वहीं इवनिंग वार्निंग सबसे गंभीर था। एक जहाज ने बताया भी था कि हम बर्फ में फंसे हुए हैं, आगे मत आना। लेकिन कैप्टन एडवर्ड स्मिथ काफी अनुभवी थे, और रिटायरमेंट से पहले यह उनकी आखिरी यात्रा भी थी। उन्होंने चेतावनी सुनी लेकिन स्पीड को कम नहीं किया, क्योंकि उन्हें भरोसा था अपने जहाज पर, और उन पर स्पीड बढ़ाने का प्रेशर भी था, और रिकॉर्ड बनाने की चाह भी थी, और जहाज को तय समय पर न्यूयॉर्क भी पहुंचना, क्योंकि टाइटैनिक पर व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के मालिक जोसेफ ब्रूस इसमें खुद मौजूद थे। और वहीं टाइटैनिक की रफ्तार लगभग 22 से 23 नॉट, यानी लगभग 40 से 42 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार थी, और यह बहुत तेज स्पीड थी, खासकर उस इलाके में जहां बर्फ होने की संभावना थी, क्योंकि समुद्री नियम कहते हैं कि आइस जोन में स्पीड कम करो, लेकिन नियम केवल कागजों में रह गए, समुद्र में अप्लाई नहीं किए गए। और वहीं 14 अप्रैल की शाम फर्स्ट क्लास में डिनर चल रहा था। ऑर्केस्ट्रा संगीत बजा रहे थे, और लोग हंस बोल रहे थे, और कुछ यात्री डेक पर टहल भी रहे थे, ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। और उस समय समुद्र भी काफी शांत था, इतना शांत था कि वह बहुत खतरनाक लग रहा था। और जहाज के सबसे आगे 2 लुक आउट्स भी तैनात थे। ठंडी हवा थी, अंधेरा था, और चांद भी नहीं निकला था, और वहीं उनके पास दूरबीन भी नहीं थी। उन्हें केवल नंगी आंखों से देखना पड़ रहा था, और उस समय समुद्र शीशे जैसा लग रहा था, और आइसबर्ग देखने का यह सबसे खतरनाक और खराब हालत भी था। अब बात करें लुक आउट्स की, तो लुक आउट्स मुख्य रूप से प्रशिक्षित नाविक या डेक क्रू मेंबर्स होते हैं, जो जहाज के सबसे ऊंचे हिस्से पर तैनात होते हैं, और उनका मुख्य कार्य हर समय आसपास के जहाजों, अन्य वातावरण, छोटी नावों, बर्फ के टुकड़े पर पैनी नजर रखना होता था, और किसी भी खतरे की सूचना तुरंत सिर्फ ऑफिसर को देना होता था। और वहीं इसी समय टाइटैनिक का रेडियो ऑपरेटर यात्रियों के निजी संदेश को भेजने में व्यस्त था। एक जहाज ने संदेश भेजा कि आइसबर्ग आई हेड, बी केयरफुल, लेकिन संदेश को ठीक से कैप्टन तक नहीं पहुंचाया गया, और कुछ चेतावनियां भी थी जो बाद में पढ़ी गई। सूचना थी लेकिन सही समय पर नहीं मिल पाई, और रात को लगभग 11 बजे सब कुछ सामान्य लग रहा था। कोई अलार्म नहीं था, कोई किसी प्रकार का डर नहीं था। लेकिन अचानक लुक आउट्स ने देखा कि आइसबर्ग सामने है, तो तुरंत घंटी बजाई और फोन किया गया, और ब्रिज पर अफरा तफरी भी मच गई, और तुरंत ब्रिज से आदेश
दिया गया कि हार्ड अ स्टार बोर्ड इंजन रिवर्स। जहाज तुरंत मुड़ने लगा लेकिन काफी देर हो चुकी थी। आइसबर्ग से जोरदार धमाका नहीं हुआ, सिर्फ साइड से रगड़ हुई थी और इससे हल्का सा झटका महसूस हुआ और कई यात्रियों ने सोचा कुछ नहीं हुआ, लेकिन नीचे शिप के 5 कंपार्टमेंट फट चुके थे और पानी पूरी तरह घुस चुका था। और इसके तुरंत बाद डिजाइनर थॉमस एंड्रयू ने जहाज का निरीक्षण किया और पानी की रफ्तार को देखा। उन्होंने कैप्टन से कहा कि जहाज 1 से 1.5 घंटे में डूब जाएगा। यह सब सुनकर कैप्टन चुप हो गए और क्रू मेंबर सन्न रह गए और कैप्टन स्मिथ की आंखों में जिंदगी भर का अनुभव और पछतावा था। और अब सवाल यह नहीं था कि जहाज डूबेगा या नहीं, सवाल था कि आखिर कितने लोग बचेंगे। और जहां यात्री शांत थे वहीं इंजन रूम में मौत साफ दिखाई दे रही थी। पानी घुसते ही बॉयलर रूम भरने लगा। इंजीनियर्स और मजदूर आखिरी पल तक काम करते रहे। उनका काम था बिजली को चालू रखना, जहाज को रोशन रखना और रात करीब 12 बजे लाइफ बोट्स को तैयार करने का आदेश दिया गया और यात्रियों को खतरे का अंदाजा भी नहीं था। क्रू खुद भ्रम में था। कुछ यात्री बोले, हम नाव में क्यों बैठे, यह जहाज तो सुरक्षित है ना। और आदेश भी दिया गया कि वुमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट का। और वहीं लाइफ बोट्स की क्षमता 60 से 65 लोगों की थी, लेकिन कई नावें 20, 25 और 30 लोगों के साथ उतारी गई। और जब अफरा तफरी बढ़ रही थी, ऑर्केस्ट्रा डेक पर आया और संगीत को लगातार बजाता रहा और संगीत लोगों में डर को थोड़ा शांत भी कर रहा था, लेकिन पानी को नहीं रोक सका। और एक एक करके सभी संगीतकार पानी में समा गए और वायरलेस ऑपरेटर्स लगातार रेडियो सिग्नल्स भेज रहे थे। तो कारपेथिया नामक जहाज ने जवाब दिया और कारपेथिया उस समय टाइटेनिक से लगभग 4 घंटे की दूरी पर था। अपने टॉप स्पीड में आता तो भी उसको टाइटेनिक के पास पहुंचने में 4 घंटे का समय लग जाता। वहीं सबसे बड़ी और दुखद बात यह है कि जब 2200 से ज्यादा लोग अटलांटिक ओशन के बीच मर रहे थे, तब एक जहाज बहुत पास मौजूद था। इतना पास था कि उसके क्रू ने टाइटेनिक की लाइटें भी देखी और उस जहाज का नाम था SS कैलिफोर्नियन। और अगर SS कैलिफोर्नियन तुरंत आता तो 1 घंटे के अंदर टाइटेनिक तक पहुंच सकता था। तो अब सवाल उठता है कि वह जहाज टाइटेनिक के पास आखिर आया क्यों नहीं। तो इसलिए कि कैलिफोर्नियन शिप में केवल एक रेडियो ऑपरेटर था और रात 11:30 पर ऑपरेटर इवन ने रेडियो को बंद कर दिया था और वह सो गया था। और उस शिप में उस समय कोई बैकअप ऑपरेटर नहीं था। इस कारण टाइटेनिक का डिस्ट्रेस मैसेज कैलिफोर्नियन तक पहुंचा ही नहीं। और टाइटेनिक ने व्हाइट डिस्ट्रेस रॉकेट भी छोड़े थे, जो कि अंतरराष्ट्रीय संकेत होता है हेल्प के लिए। और कैलिफोर्नियन के क्रू मेंबर ने रॉकेट्स को देखा भी, लेकिन उन्हें सेलिब्रेशन समझा। उन्हें लगा कि टाइटेनिक में अमीर लोग जाते हैं तो पार्टी वगैरह अपना कर रहे होंगे। और क्रू मेंबर ने कैप्टन को भी बार बार बताया कि रॉकेट्स लगातार छोड़े जा रहे हैं, लेकिन कैप्टन ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, यानी कैप्टन ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। और रात करीब 1:30 पर जहाज आगे की ओर झुक चुका था। डेक तिरछा हो गया था, लोग फिसलने लगे थे और सामान भी गिरने लगा था और लोगों में डर भी खुलकर सामने आ गया। और अब कोई भ्रम भी नहीं था कि टाइटेनिक अब डूबने वाला है। और रात 2:05 पर आखिरी लाइफ बोट उतारी गई। इसके बाद सैकड़ों लोग डेक पर फंसे रह गए, क्योंकि ठंड भी हड्डियां जमा देने वाली थी और उस समय पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था। और इन सब कारणों से समुद्र अब मौत था। कैप्टन स्मिथ आखिरी बार ब्रिज पर देखे गए और उन्होंने कहा, अब हर आदमी अपने लिए। इसके बाद वे समुद्र में लापता हो गए और उनका शव फिर कभी नहीं मिला। और रात 2:18 पर जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया और बिजली चली गई, अंधेरा छा गया। और रात 2:20 पर RMS टाइटेनिक पूरी तरह से डूब चुका था। और जो लोग अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूदे थे या फिर वे पानी में गिर गए थे, उन्हें हाइपोथर्मिया हो गया, क्योंकि उस समय पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था। और इस पानी में शरीर 2 से 3 मिनट में सुन्न पड़ जाता और 5 से 10 मिनट में मांसपेशियां काम करना बंद कर देती थी और कुछ मिनटों में बेहोशी और मौत हो जाती। और ज्यादातर लोग डूबे नहीं बल्कि ठंड से मर गए। और बहुत से लोगों को यहाँ तक लगता होगा कि अगर वे तैरना जानते तो वे बच सकते थे, जबकि सच्चाई यह है कि ठंड में मांसपेशियां जाम हो जाती थी और हाथ पैर हिलना बिल्कुल बंद हो जाता था।
और शरीर भी इससे भारी हो जाता है और इस पानी में तैराक भी 10 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाए। और कई लोगों ने लाइफ जैकेट भी पहनी हुई, लेकिन लाइफ जैकेट सिर्फ डूबने से बचाती है, ठंड से नहीं। और सुबह करीब 4 बजे जब सूरज की हल्की रोशनी आई तो उस समय समुद्र पर सिर्फ लाशें ही तैर रही। और जब सुबह 4:10 पर आरएमएस कारपेथिया पहुंचा और देखा कि लाइफ बोट्स में सदमे में बैठे हुए लोग, रोते हुए बच्चे, यह सब देखकर कारपेथिया के क्रू मेंबर्स, कैप्टन वगैरह दंग रह गए। और कारपेथिया वहां जाकर 705 लोगों की जान बचाई। और बाद में एक जहाज भेजा गया, मैक्की बेनेट, लेकिन उस समय केवल कुछ 100 ही निकाले जा सके और कईयों को समुद्र में सम्मान पूर्वक दफना दिया गया। और आज भी सैकड़ों शव कभी नहीं मिले। और वहीं टाइटैनिक का मलबा 73 साल बाद यानी 1985 में डॉक्टर रॉबर्ट बलार्ड ने खोजा, जो 12,500 फीट की गहराई में जहाज 2 टुकड़ों में देखा गया। चारों ओर सामान, जूते, बर्तन बिखरे पड़े और आज भी यह जगह एक समुद्री कब्रिस्तान मानी जाती है। अब बात कर लेते हैं कि टाइटैनिक हादसे से दुनिया ने क्या सीख लिया। तो इस हादसे के बाद 24 घंटे रेडियो सुविधा को कंपलसरी कर दिया गया, सब के लिए लाइफ बोट्स रूल लागू किए गए और आइस पोर्टल सिस्टम को लागू किया गया और सेफ्टी को प्रायोरिटी पर रखा गया। और अब हम निष्कर्ष के तौर पर बात करें तो टाइटैनिक की कहानी सिर्फ एक जहाज की कहानी नहीं थी और न ही एक हादसे की थी, बल्कि यह कहानी थी इंसानी घमंड, लापरवाही की और प्रकृति की ताकत की। और वहीं समुद्र ने उस रात साफ कह दिया कि इंसान कितना भी आगे क्यों न बढ़ जाए, लेकिन वह प्रकृति से ताकतवर नहीं हो सकता। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।